तो देखिए आज अपन 10th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और सबसे पहले इसमें जो राजस्थान बोर्ड के अंदर अपने 10th की जो क्लास है उसके अंदर बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से पाठ योजना रहने वाली है, किस तरह से अंकों का इसमें वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे। तो मैं बता दूं कि आपके पास जो यूनिट्स बनाई गई है 10th में, वो है टोटल आपके पास 4 यूनिट्स बनाई गई है, जिसमें मोस्टली जो आपकी 4 यूनिट्स हैं उसको भी अगर ढंग से क्लासिफाई करें तो 7 भागों में बांटा गया है। तो 7 भागों में किस तरह से बांटा गया है? सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या के नाम से, जो कि एक संख्या पे आधारित आपकी प्रश्नावली है। पूर्णतः किस आधार पे चल रही है? संख्याओं के आधार पे चलने वाली। और इसका सीरियल नंबर रहने वाला है आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसको बोला गया है वास्तविक संख्याएं। और अंक भार अगर इसका देखा जाए तो संख्याओं पे आधारित आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ाई होगा, जैसे कि आपके 6, 7, 8, 9 तक के पैटर्न पे पहला चैप्टर संख्याओं पे आधारित है। और उसी तरह से इसका जो अंक भार दिया गया है बोर्ड से कितने नंबर का दिया है अपने पास? 4 नंबर का दिया है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, 4 नंबर का इसमें सवाल बनने वाला है। और दूसरी अगर अपन इसके ऊपर चर्चा करें तो हमारे पास आती है बीजगणित। और बीजगणित के अंदर आप समझ रहे हो एलजेब्रा वाले टॉपिक में क्या है आपके पास, मैं बता दूं। चैप्टर नंबर देखो, आपका चैप्टर नंबर 2 दूसरा, जिसको बोला जा रहा है क्या? बहुपद। और बताइए इसके अंदर ही चैप्टर नंबर अगर इसका देखें 3, जिसको बोलते हैं अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले कैसे समीकरण? रैखिक समीकरण। और भी मैं आपको बता दूं, इसमें चैप्टर 3 को भी रख लिया गया है। 3 में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो नंबर 4 पे आ जाता है अपना द्विघात समीकरण के नाम से। किस नाम से आ रहा है भाई? द्विघात समीकरण। इसे क्यूई बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नंबर 5 पे आ रहा है आपका समांतर श्रेणी वाला। और टोटल देखा जाए तो अलजेब्रा आपके राजस्थान बोर्ड के पैटर्न पे आने वाली है पूरे 20 नंबर। तो 20 नंबर का इसके अंदर से आपके पास मसाला रहने वाला है। और 20 नंबर में इनमें आप अगर देखते हो तो आपके चैप्टर कितने आ गए? इसमें 4 चैप्टर आ गए, लगभग कोई 4 का या कोई 5 का, कुल मिलाकर के 20 नंबर का जुगाड़ इसके अंदर से आपका बनने वाला है। अब देखिए थर्ड पार्ट किस तरह से बांटा गया है। इस थर्ड पार्ट के अंदर हमने जो ली है वो ब्रांच रखी गई है थर्ड पार्ट में ज्योमेट्री वाली, जिसको हम बोलते हैं ज्यामिति। और ज्यामिति से रिलेटेड अपने जो अंक भारों के अंदर ज्यामिति से रिलेटेड रखे गए हैं, वो ज्यामिति के अंदर आपके मोस्टली आ रहे हैं। एक तो चैप्टर नंबर आ रहा है 6, जिसको बोला गया है त्रिभुज। मोस्टली आप इसमें अध्ययन करोगे समरूपता का। और एक चैप्टर और इसी ज्यामिति के अंतर्गत आता है जिसको बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 10। और इसके अंदर आप अध्ययन करोगे वृत्त से रिलेटेड चीजों का। और इनका भी जो अंक भार है वो मोस्टली अपने 10th बोर्ड एग्जाम्स में अंदर रखा गया है। तो वो कितने नंबर का आ रहा है? ये पूरा 10 नंबर का आ रहा है। अब देखिए इसमें एक तो वास्तविक संख्याओं के नाम संख्याओं पे आधारित चैप्टर हो गया, एक बीजगणित का हो गया, एक आपकी ज्यामिति का हो गया। और नंबर 4 पे जो अपने आने वाला है वो 4 पे रखा गया है आपके निर्देशांक ज्यामिति। ये भी ज्यामिति का एक हिस्सा है, पर यहाँ निर्देशांकों से रिलेटेड ज्यामिति के कुछ सवाल होते हैं, इसको बोलेंगे अपन निर्देशांक ज्यामिति। और अगर चैप्टर अगर सीरियलिटी देखी जाए एनसीईआरटी के अंदर तो इसकी रखी गई है चैप्टर नंबर 7। ये अकेला इसी के अंदर आता है, इसी टाइटल से इसको इंडिकेट किया गया है निर्देशांक ज्यामिति के नाम से। और मैं आपको बता दूं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर भी जो सवाल आपके आने वाले हैं इसका भी अंक भार रखा गया है, लगभग ये आपके 7 नंबर की आने वाले है। अब नंबर 5 पे इसकी एक और ब्रांच के बारे में जान लेते हैं। नंबर 5 पे आपके आने वाली है
त्रिकोणमिति, मोस्टली जो इसके अंदर रहने वाली है आपकी त्रिकोणमिति। और इससे रिलेटेड आपके रखे गए हैं दो चैप्टर, एक तो चैप्टर नंबर 8 जिसमें लिखा गया है त्रिकोणमिति का परिचय, और भाई इसके अंदर एक आता है आपका चैप्टर नंबर 9 जिसमें त्रिकोणमिति पे आधारित किए गए हैं अनुप्रयोग। अब दोनों का अगर अपन देखें कि सम्मिलित रूप से कितना अंक बार रहने वाला है, तो ये आपके टोटली दे रखे हैं भाई पूरे 13 मार्क्स के अंदर, जिसमें से ये वाला चैप्टर थोड़े ज्यादा मार्क्स में है और दूसरा वाला लगभग 5 मार्क्स यानी 5 नंबर पे सवाल इसके अंदर से आ जाते हैं। टोटल आने वाली है 13 नंबर की। अब हम बात करते हैं इसकी एक और ब्रांच की जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसको हम सामान्य तौर पे बोलते हैं क्षेत्र कलन या क्षेत्र मिति से रिलेटेड, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। अब भाई इसके अंदर सुन लीजिए, इसके अंदर आपके जो चैप्टर आने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 11, वो चैप्टर नंबर कौन सा है आपका 12। चैप्टर नंबर जो 11 है वो आपका वृत्तों से संबंधित, एक तो हो जाएगा क्षेत्रफल और दूसरा क्या है भाई अपने पास, एक तो आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड है और दूसरा आपका किससे रिलेटेड है, आयतन से। और कुल मिलाकर के इनका भी अंकवार रहने वाला है, वो लगभग आपके कितने नंबर में रहने वाली है, ये भी 11 नंबर की आने वाली है। अब बातें कर ले इसके एक आखिरी पार्ट नंबर 7, मुख्य रूप से जो ब्रांचों में इसको बांटा गया था, तो इसका आखिरी पार्ट है नंबर 7 और 7 पे आ रहा है आपका भाई, जिसके अंदर आपके दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको 10th बोर्ड में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक है इसके अंदर सांख्यिकी और उसका साथी है जिस टॉपिक का नाम है प्रायिकता। तो सांख्य और प्रायिकता के नाम से भी यहाँ पे दो पार्ट आपके रहने वाले हैं और दो पार्टों में इनका चैप्टर नंबर है भाई, जो आपका चैप्टर नंबर बन रहा है 13वां, वो तो है सांख्यिकी से रिलेटेड, इसका अध्ययन करोगे। और नंबर जो आपके आ रहा है 14 यानी 14वें नंबर पे जो आपका मेनली आने वाला है वो है प्रायिकता। और इसका भी जो अंकवार रहने वाला है सबसे ज्यादा रहने वाला है, और ये आने वाली है पूरे आपके 15 नंबरों की। तो इस तरह से अगर इसका टोटल अंकवार देख लिया जाए तो आप देख सकते हो इसका टोटल अंकवार बढ़ जाता है 80 नंबर का, यानी पेपर आपका होने वाला है 80 नंबरों का, जिसके बारे में चैप्टर वाइज हमने एक बार एनालाइज कर लिया है। कौन सा पार्ट कौन से नंबर में आ रहा है, कितने नंबर में उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब इसके मुख्य ब्रांचों के आधार पर इसको इस तरह से बांटा गया था। अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से 20 नंबर आपके रहने वाले हैं सेशनल के, जो स्कूल डिपेंडेंट नंबर है, और मोस्टली यहाँ पे जो मार्क्स आपको एग्जाम डिपेंडेंट होने वाले थे, एग्जाम डिपेंडेंट आपके 80 नंबर है। कुल मिलाकर के मैथ का टोटल जो आपका अंक बार रहने वाला है वो 100 नंबर का है, जिसमें से आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33 चाहिए। अब पास करने के लिए 33 चाहिए, तो बताओ 20 तो यहाँ से जा रहे हैं लाने के लिए 13 नंबर। स्टेजिंग होती है, सबसे पहले आपके पास में मार्क्स नंबर करता है, जो अगर जो है वो पहले सबसे पहले क्या सोचेगा वो पास हो जाए। फिर वहां से अपन स्कोर कार्ड ये देखते हैं किस चैप्टर में कितने अच्छी मार्किंग अपन कर सकते हैं, कौन से चैप्टर अपने पुराने बैकग्राउंड के हिसाब से मजबूत थे, कौन सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत। सबसे पहले तो अपन देख लो इसमें से जो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों का फेवरेट रहता है वो ये वाला चैप्टर रहता है, आसान ही के अच्छे से सवाल सीख जाए उसको कर ले तो अपना काम हो जाता है। और मोस्टली ये शुरू के चैप्टर है जिसके अंदर आप जैसे गुणनखंड और ये सारी चीज सीखोगे, उन चैप्टरों से आपको मोटा फायदा रहने वाला है। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर यानी हम कह दें एक तरह से कि हमारा जो 10th बोर्ड का मोस्टली क्राइटेरिया रहने वाला है इन चैप्टरों का रहने वाला है। और इसमें अपन सबसे पहले जो क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, ये 4 नंबर का एक चैप्टर है वास्तविक संख्या है। पहले चैप्टर से अपन स्टार्ट तो अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे
और आज जो ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसका मतलब इतना सही है कि आप पहले डिफाइन कर पाए कि भाई अपन को कौन कौन सी चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम है, किस चीज से अपन को ज्यादा स्टार्ट करना है, किस चीज के बारे में पहले से अपने पास चीजें होती है और कौन सी चीज अपन इसके अंदर और सुधार सकते। तो सबसे पहले अपन डालेंगे इसके अंदर वास्तविक संख्याएं उससे रिलेटेड। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स किसका है, ये आपके राज बोर्ड 2026 मैथ के लिए मैंने पैटर्न लिखा। और इसके अंदर आपको कौन सी क्लास आ गई, आपकी 10th क्लास का ये मोस्टली राजस्थान बोर्ड का प्रोसेस रहने वाला है, जिसके अंदर आपको तो कुल मिलाकर के आपको इसी की स्टडी करनी होगी। अब देखिए इसके अंदर अपन शुरुआत कर ले आज। तो अपन सबसे पहले जो इसके अंदर शुरुआत करने वाले हैं वो अपन सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा लेने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं पे आधारित, जिसको पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। तो कौन सा चैप्टर है अपना भाई, नाम क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कितने नंबर का आने वाला है, लगभग 4 नंबर का अपने को ये आने वाला है। 4 नंबर में क्लासिफिकेशन होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आएगा ना साथ, तो अपने आप पता लग जाएगा आपको, ब्लूप्रिंट के अंदर डिसाइड होगा कि आप इसमें से ऑब्जेक्टिव देने वाले, यानी इसमें से एवरेज टाइप के क्वेश्चंस देने वाले, या फिर कहते हैं कि इसमें से एक एक लाइन वाले आंसर वाले देने वाले, शॉर्ट आंसर देने वाले, या वेरी शॉर्ट आंसर के देने वाले, यानी मतलब छोटे क्वेश्चन। और मोस्टली इसके अंदर से अगर देने वाले हैं तो वो 2 या 3 नंबर के गेम वाले देने वाले, कितने हिसाब से देंगे ये डिसाइड होगा ब्लूप्रिंट के अंदर। अब इसका कोई लेने देने नहीं है, 4 नंबर का पूरा चैप्टर मान करके आपको उसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन कहां से स्टार्ट करें इसमें, इसमें वास्तविक संख्याओं से पहले आपको ये जानना जरूरी है संख्याएं क्या है। अगर आपको इसका टाइटल ही नहीं आता होगा तो बस गड़बड़ है। तो संख्या क्या है, सबसे पहले अपन इसको जानेंगे, नंबर क्या होता है। ये बात पता होनी चाहिए अपन को, तो नंबर क्या है, संख्या क्या है, ये पता होना चाहिए। अब बताओ संख्याएं क्या है। आप यू कहोगे साल गणित में 1 2 3 4 5 यही संख्याएं है, तो इसको अपन प्रॉपर वे में संख्याएं नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने सवाल अपन कैसे करते हैं, ABCD में भी करते हैं, XYZ में भी करते हैं, करते नहीं करते। और सुन लो, सिर्फ संख्याएं काम में लेते हैं क्या, उसमें संकेत काम में लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं, हम बोलेंगे कि गणित में, मोस्टली किसके अंदर, गणित में अपने व्यवहार को, भाई सब्जेक्ट कौन सा है, गणित है ना, और गणित के अंदर क्या हिंदी की बातें करेंगे क्या, सारे टाइम हिंदी की बातें नहीं करेंगे, ना इंग्लिश की बातें करेंगे, किसकी बात करेंगे, गणित की बात। तो गणित में अपने व्यवहार को दर्शाने के लिए, ध्यान देना, जिन, याद करो, डिजिट्स लेते हैं काम में, क्या कहते हैं इसे, अंक। डिजिट्स के अलावा और क्या लेते हैं अपन, नोटेशंस, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कोई संकेत, याद करो। एक और चीज ली जाती है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, संक्रिया। और मैथ के अंदर संक्रियाएं कैसी होती है, देखो इनका भी एग्जांपल लेंगे अपन। मैथ के अंदर संक्रिया कौन सी लगाते हो आप, मैथ के अंदर जो संक्रिया है वो फिक्स है, कोई गिनी चुनी चार चार संक्रियाओं के अंदर चलती है। और भी क्या लेते हैं अपन इसके अलावा, कोई साइन ले लेते हैं काम में, जिसको भी बोलते हैं संकेत। इन सारी चीजों का जो हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें ही क्या कहलाते हैं, संख्याएं, ना कि अकेली चीज को बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देखो इनके बारे में। अंक का मतलब क्या हो गया, इस तरह की। संकेत में आप देख लो, त्रिभुज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर देते हो, अरे त्रिभुज ना लिख के ऐसे लिख दे, काम चल जाएगा। ये हो गया वृत्त का, ठीक नहीं है, ये सब संकेत ही है। और सुन लो साहब, ऑपरेशन वाली चीज में देखो, संक्रियाओं में देखो, क्या आप इसमें ये प्लस माइनस गुणा और यहां से ये भाग, इनका यूज नहीं करते क्या भाई, इनका भी तो यूज करते हैं अपन। तो ये भी एक तरह से अपने क्या कहलाएंगी, ये सारी क्या है, संक्रियाएं हैं। और आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें भी साइन या संकेत। साइन को जानते हो आप, बराबर का चिन्ह लगाना होता है, तो आप क्या क्या यूज करते हो इसके अंदर, ऐसे।
आपने इसमें और देखा था सर्वांग समता आपको बतानी थी, तो आपने कैसा चिन्ह यूज किया था इसके लिए भी साहब, इसके ऊपर क्या लगाते थे अपन ऐसे, ये सारे के। और इन सारी चीजों का जो यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, संख्या। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या है, सिर्फ समझदारी के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अपन को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। और माइनस एक माइनस एक आर माइनस एक दो बिंदु आवेश एक दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक बिंदु आवेश एक दूसरे से दूसरे एक तरह दूसरे एक तो सबसे पहले तो इसका बेसिक ही जाने, टाइटल जाने, मतलब शीर्षक क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए ना। जिस गली जा रहे हो उसको ये तो पता होना चाहिए, चलेगा। सवाल तो कोई भी कर ले, एग्जाम तक खूब टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करोगे उसमें रट्टा मारोगे आराम से बैठा रहकर, रट जाते हैं लोग तो मैथ के सवालों को, समझना तो छोड़ो। आधा पूछ गया हो गया। चलो नेक्स्ट चीज अब साहब ये हो जाता है, तो इसके बाद क्या आता है, चलो संख्याओं के बारे में जान लिया साहब। जो भी मैथ्स के अंदर चीजें लिखी, कम्युनिकेशन व्यवहार को दर्शाने के लिए, बातें करने के लिए या उससे चर्चा करने के लिए, वो सारी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो इसके बाद आपके पास दूसरी चीज आती है टाइप ऑफ नंबर, यानी एक तरह से मैं क्या कहता हूँ, संख्या के क्या पढ़ेंगे हम, प्रकार। और देखो संख्या के प्रकार के अंदर अपन हल्का सा रिवीजन करेंगे जो अपन ने 6 7 8 9 तक की क्लासों के अंदर सीखा। देखो वो क्या क्या है। सबसे पहले आपने किस संख्या के बारे में जाना था, जहां से आपने गिनती सीखी थी, और उसी में मैं सबसे पहले ले रहा हूं किस संख्या को, प्राकृत संख्या को, क्योंकि हमने जो अपनी गिनती है वो कहां से सीखी है, ऐसे सीखी है ना, 3 जीरो से स्टार्ट करी थी, एक से करिए ना। देखो प्राकृत संख्या अंतरराष्ट्रीय गणित मानक पद्धति में इसे किससे व्यक्त किया गया है, एन से। और इसकी परिभाषा के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, सामान्यतया इसके नंबर गिनती यानी काउंटिंग वाले नंबर ही, सामान्यतः गिनती यानी काउंटिंग वाले नंबर हमको क्या बोलते हैं, बड़ा प्राकृत संख्या। रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे नंबरों का कलेक्शन होगा इसके अंदर, 1 2 3 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और कहां तक चले जाएंगे, अनंत। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, आपकी प्राकृत संख्या। और ये जो लिखा है मैंने प्राकृत संख्याओं में क्या लिखा है, समुच्चय, एक तरह से समूह है ये मान लीजिए। अच्छा प्राकृत संख्याओं के अलावा आप एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अटक पे, उससे आगे फिर गिनती कैसे बनी, जीरो के प्रयोग। अब ये सोच के देखिए जरा, इसके अंदर जीरो जीरो से अगर बनाएंगे
तो फिर संख्याएं कैसी होंगी, जीरो के प्रयोग से संख्या आगे बढ़ेगी, 10 बनेगा और आगे बढ़ेगी, लाखों करोड़ तक जाएंगे। तो हमने क्या करा, एक और संख्या पढ़ी थी और जिसको हमने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याओं के बाद हमने कौन सी संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर और किससे रिप्रेजेंट करती है अपनी मैथ, W। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W। पूर्ण संख्याओं के बारे में देखिए, प्राकृत संख्याओं में ही अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं कैसी बन जाती हैं, लिख दो यहाँ पे, यदि प्राकृत संख्याओं के किसमें, समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो बना समुच्चय, बना समुच्चय क्या कहलाएगा भाई, पूर्ण संख्या। क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि भाई ये W और इसका गणितीय, अगर आप हिंदी वाली परिभाषा याद में रखें तो गणित वाली याद रखें, कहां से स्टार्ट कर दूं भाई से, 0 1 2 3 और डॉट 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 वही अनंत, ठीक है ना। अनंत एक बहुत बड़ी संख्या है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको लिखना चाहें तो यहाँ अनंत भी लिख सकते हैं और अदरवाइज अगर आप इसको खाली छोड़ देते हो तो भी ये किसका सूचक है, अनंत का। और इसे बंद नहीं किया, बड़ी संख्या को अपन बंद कर सकते हैं नहीं, किसी बड़ी संख्या को अपन कोई कमरे में बंद कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, उसे रोक ही नहीं सकते आप, तो उसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। देखो छठी क्लास में आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में ये हुआ होगा, 8वीं क्लास में इससे अगली संख्या आ गई होगी, 9वीं में अगली, 10वीं में आएगी अपने साथ। तो देखो बारी बारी से अच्छा करेंगे, एक बार इसको नोट अगर वो पूछना पूछना है आगे पूछना, देखो एकदम मुझे ये बोलना पर्टिकुलर आगे पूछे कि हाउ द W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का मतलब, तो ये U बराबर माइनस 2 गुना माइनस बुलाएगा माइनस 2 का 10 की पावर माइनस 8 into 8 गुना 10 की पावर कितना 8 cos कितना 180, ये हो जाएगा U बराबर 2 गुना 10 माइनस 2 गुना 10 की पावर माइनस 3 चले। अब देखो अपन इसी उसमें थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, नंबर कौन सा आता अपना, नंबर आता 3rd। अब अपन ने कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा था, इसके बाद पूर्ण के बाद कौन से आ जाते हैं भाई, पूर्णांक। क्या आ जाते हैं भाई, पूर्णांक। और पूर्णांक जो होते हैं उसे या तो I से या Z से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको ऐसे करना। अब तुमने एक चीज देखी थी कि साहब प्लस की संख्याएं देखी थी, जीरो की देखी, एक माइनस की और होती है ना। तो पहले अपन ने क्या करा था कि प्राकृत संख्याओं में तो सबसे पहले अपन ने जीरो को शामिल करके पूर्ण बनाया। अगर पूर्ण संख्याओं में पूर्ण के ही ऋणात्मक को और ले, मतलब 1 2 3 4 चाहिए, -1 2 3 4 होता है ना।
तो इस प्रकार वाली संख्या क्या कहलाएगी अपना, इसमें वही लिखेंगे, यदि पूर्ण संख्या के समुच्चय में उन्हीं संख्याओं के नेगेटिव यानी किसको, ऋण को शामिल कर लिया जाए, जावे तो इस प्रकार बना समुच्चय क्या कहलाएगा, पूर्णांक। क्या कहलाएगा, पूर्णांक। समझने की कोशिश करना, ये आई या जेड कैसे लिखेंगे, सुनो, ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अपन ने, 0 1 2 3 और फिर क्या था, डॉलर था ना। 0 पर प्लस माइनस लगाने से क्या मतलब है, प्लस का 1 2 3 तो था ही, बोलो इसमें अगर यू लगा दूं माइनस प्लस माइनस 1, इसको लिख दूं मैं प्लस माइनस 2, इसको लिख दूं मैं प्लस माइनस 3 और उधर लिख दूं मैं प्लस माइनस अनंत। जैसे अनंत में कोई चिन्ह नहीं होता, जिसको अपन ने देखा नहीं है उसको अपन बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव है, या आपकी भाषा में तो मतलब क्या होना चाहिए, तो चिन्ह नहीं लगा इसके। तो मोस्टली इसको देखो ऐसे भी दिखा देते हैं कई बार, आई या जेड को कुछ ऐसे लिख देते हैं, देखो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ कौन है, 0 1 2 3, समझ गया। इस तरह से देखो समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, अनंत किस साइड से, प्लस डायरेक्ट, इधर भी क्या है, अनंत किस साइड से, दिखाना चाहे तो इस साइड से प्लस, तो हो गया पूर्णांक। ये अपने 8वीं क्लास में पहला पाठ था कि नहीं था। अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें इसमें या तो देते हैं आई प्लस या जेड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, देखो है तो मतलब पूर्णांक, पर सिर पे क्या लग रहा है इसमें, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, धन, इसको क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे, समझ गए स्टोरी इसकी, धन पूर्णांक। इसका मतलब आप समझ रहे हो कौन से वाले इसके अंदर आ जाएंगे आपके, +1 +2 +3, ठीक है ना। और ये होगा आई माइनस या जेड माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम, ऋण पूर्णांक। क्या बोलेंगे, और ऋण पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन, -1 -2, इस तरह से, समझ रहे ना, एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज पढ़ लेते हैं, आप लगे 8वीं क्लास में, अब नवी पॉइंट की करें।
इसके बाद ही तुमने एक चीज और पढ़ी थी क्या, देखो बोलो, पढ़ी या नहीं पढ़ी? परिमेय संख्या को सुनना क्यू से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? आपने पढ़ोगे ना, ऐसी संख्या, ये पढ़ोगा देखो, एक्स किस रूप में हो, पी बटा क्यू में, क्यू उसका क्या नहीं होना चाहिए, 0, पी व क्यू क्या होंगे, अभी अभी पढ़े थे ना, पूर्णांक होंगे, पी व क्यू क्या होंगे, पूर्णांक। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? और बताता हूँ, तुमने नवी में और पढ़ोगे दशमलव प्रसार के आधार पे, और लिख लेना, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार, याद है तुम्हें दशमलव प्रसार अगर था, उसमें दो बातें थी आपके पास, दशमलव प्रसार आपने पढ़े थे कौन कौन से, एक तो पढ़ा होगा शांत, सही है, और दूसरा पढ़ा होगा कौन सा था भाई, अच्छा। तो ऐसी ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत। शांत में एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, देखो 1/2 भाग लगाते हो 0.5, बोलो ऐसे लिखते हो नहीं लिखते? इसके बाद खत्म, सवाल ही खत्म, उत्तर है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं शांति मिल गई, शांत। और अशांत में ना दो होते हैं, आपने ध्यान दिया, शांत में भी दो होते हैं साहब, एक तो होता है कैसा, पुनरावृत्ति, और दूसरा कैसा होता है, पुनरावृत्ति बोल दू या अनावृत्ति बोल दू, सेम बात है, दोनों मतलब एक ही। उसमें क्या लिखेंगे हम, अना, क्लियर बेटा, अनावृत्ति। तो सुन लो, शांत हो जाए तो भी अपना क्या है, परिमेय। और दूसरा, अगर यदि दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत, और अशांत में भी कौन कौन सा, पुनरावृत्ति वाला, कौन सा होना चाहिए, उस तार को आप नीचे टच करें, नीचे से करें, ऊपर से ले आगे से करें, पीछे से करें, चाहे स्लाइड करें, लेकिन पास में तो ना बेटे दूसरे लो। पुनरावृत्ति को अपन क्या बोलते हैं, क्यों, रिपीट, क्या बोलते हैं अपन इसको, रिपीट वाला होना चाहिए। तो इस तरह के प्रसार रखने वाले भी कैसे हो जाते हैं अपने पास, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब इनके कुछ फेमस एग्जांपल है जो लिख देता हूं मैं, देखो पुनरावृत्ति में तुमने एक सवाल किया होगा ना 11वीं, वो सॉरी 9वीं क्लास में, 0.09 पे बार, जिसमें क्या लग जाए, बार करा होगा ना, एक में भागना जरा, पॉइंट लगाए, एक जीरो में 10 में जरा, फिर एक जीरो लगे, फिर जा रहा है 9 बार जा रहा है 0.0, यही चल रहा है, ठीक है। ये काम की थी, वो काम की हुई, तो सोने से अच्छा अपन करनी थी। तो क्या हुआ, मैं बता रहा था, वो मोटे होते हैं, इतनी जल्दी 10 क्लास ये आर इस बात की प्रोपोर्शन बना हुआ है। अब अपन एक काम और करना चाह रहे हैं इसमें भाई, होता है ना, परिमेय संख्या के क्या लिख दें अपन इसमें, उदाहरण, फेमस उदाहरण कौन कौन से हैं इसके, है ना, देखो 22/7, बोलो आंसर आ रहा है क्या नहीं, और जीरो नहीं है ना, ये हो जाएगा, एक लिख दूं 0/4, अरे हर जीरो नहीं है, अंश कूट जीरो सवाल अच्छे है तुम, ठीक है, 22/7, 0/4, अगर मैं तुमको यूं लिख के दे दूं -2, तो ये भी परिमेय है, क्योंकि ये कैसा है, -2 यदि इसी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश, यदि इसी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश, यदि इसी वस्तु को प्रदान किया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से फैले,
यदि किसी वस्तु को प्रदान किया गया उस वस्तु पर एक सलाब उसे है, एक सलाब उसे है, एक सलाब उसे है, तो इसे आवेश होगा स्तर वितरण है। हो गया? इसके बाद डाल लेना, अगला पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इसका, मतलब उसके बाद 10वीं स्टार्ट नहीं लिखना। तो इसमें डालना परिमेय संख्याओं को भी अपन ऐसे लिख रहे हैं, देखो परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्यू। ये भी दो तरह की होती है भाई, एक होती है क्यू प्लस और एक होती है क्यू, ये ढंग के सवाल है, देख लेना इनको ढंग से। क्यू प्लस का मतलब होता है कौन सी परिमेय संख्या चाहिए हमें, धन वाली होनी चाहिए, पॉजिटिव। और ये वाली कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, ऋण परिमेय संख्या। एक एग्जांपल लिख लेंगे इनके, इसको बोलूं मैं ऐसी, देखो दोनों धनात्मक है, और इसको ऐसे बोल दूं तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, हो गए ऋणात्मक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक संख्या और डाल लेना, अपरिमेय संख्या। क्या डालोगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डैश से कर रहे हैं भाई, क्यू डैश, ठीक है। अब सुन लो, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, क्या लिख दूं इसके बारे में, ऐसी संख्या जो क्या नहीं हो, परिमेय नहीं हो। और दूसरी भाषा में अगर ऐसे लिख दूं तो x किसके बराबर नहीं है, p बटा, उसकी स्टोरी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी संख्या हो जहां p व q क्या थे, अपने क्या थे ये, ठीक है ना। पर एक परिभाषा और है, याद करो, नवी क्लास में सिखाएंगे, ये वाली ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, बताओ, अशांत तो हो, और साथ में पुनरावृत्ति वाला, मतलब नॉन रिपीट। उदाहरण ले ले, सुनो, अशांत है पुनरावृत्ति का उदाहरण क्या होगा पता है, ऐसे लिख लेना, देखो 0.20 20, फिर 200, 200, 200 और डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह जिनमें बात ना हो, चलती जाए। और फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेना, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में लिखना, एक तुम्हारा पाई, इंग्लिश वाले ना, पाई, एक तुम्हारे ये रूट के सारे, समझ गए, ये सारे कल आपका करेंगे पहला चैप्टर शुरुआत वास्तविक संख्या से, 10वीं क्लास में बोलो तो तब तक तुमने पढ़ लिया सारा, और यही चीज कहाँ आएगी, प्रायिकता वाली, फिर तो दोनों चीजें सेम रखनी, ठीक है।